हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज सिंह और आप देख रहे हैं एमेच्योर फिजिसिस्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ओके, तो आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड एक्सेलरेशन। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी दैट। और अच्छा रहेगा कि ये लेक्चर देखने से पहले आप वो लेक्चर देख के आएँ, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक थिंग्स डिस्कस की हैं। वैसे मैं यहाँ पर उन सभी चीज़ों को रिकैप कर देता हूँ। जैसे हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ फोर्स। मेनली एक ही कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन चला कि फोर्स इज द कॉज बिहाइंड एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब भी एक्सेलरेशन करेगी तब उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है और उसी कारण का नाम है फोर्स। ठीक है, क्लियर। अब आज हम सभी देखने वाले हैं गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट्स, जिसने एक बहुत ही मेन बिलीफ को तोड़ा, जो कि ये थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्पीड में रखने के लिए उस पर हमने कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब ये एक लॉजिकल बात लगती है। अगर आप सिंपली अपने आसपास देखें तो सपोज मैं एक बॉल को रोल करके आपकी तरफ पास कर रहा हूँ, तो बॉल पर जब तक एक फोर्स लगी थी तब तक वो यूनिफॉर्म स्पीड में थी, फिर वो स्लो होते होते रुक गई। जब उसके ऊपर फोर्स नहीं थी तो वो स्लो होते होते रुक गई। देखने में तो ऐसा ही लगता है, तो इसीलिए सब लोगों ने ऐसा ही मान लिया था। लेकिन बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, और वो अभी गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि आप दो इंक्लाइंड प्लेन का यूज करें। ओके, फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन थोड़ा सा कम ज़्यादा स्टीप हो गया ये, जस्ट ए मिनट। ओके, सो नाउ इट्स बेटर। और यहीं से ये वाला इंक्लाइंड प्लेन स्टार्ट है। तो बॉल यहां से रोल करके इस पर से उतर के फिर इस पे चढ़ के यहां पे पहुंचेगा। ओके, यहां पे बॉल पहुंचने वाला है कुछ इस तरह से। तो आप बताइए, जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ रोल करेगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। एम आई राइट? ओके, इंक्रीज करेगी। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अब आप मतलब हम लोग एक लॉजिक लगाएंगे और इसको सोचेंगे कि अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होता, इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी फिर डिक्रीज कर रही थी, तो क्या वेलोसिटी ना इंक्रीज करती ना डिक्रीज करती? इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करते। तो अगर हॉरिजॉन्टल रहता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करता। और एक पॉइंट यहां पर नोट करने वाली ये है कि जैसे ही इसकी वेलोसिटी इंक्रीज की या फिर डिक्रीज की, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे थे। एम आई करेक्ट? और इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, दोनों का मतलब होता है एक्सेलरेशन। और आपको पता है एक्सेलरेशन के पीछे किसका हाथ है? ऑब्वियसली फोर्स का हाथ है। तो यहां पर कुछ फोर्स इस पे एक्ट किया, तभी जाकर ये बॉल एक्सेलरेट की। और जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉल चलती, तो उस वक्त इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। तो हमें ये प्रूफ मिलता है, यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, सॉरी फॉर द नॉइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क्स चल रहे हैं, इसीलिए मुझे जोर जोर से बोलना पड़ रहा है। ऊपर से सेकंड थिंग, अभी यहाँ पर एक डॉगी आ गया है, क्या कर सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तब जब इसके पास इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। ओके, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये आपको पता है। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट को लेंगे और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके,
So let's wipe it first. अब हम एक पेंडुलम लेने वाले हैं जिसमें एक बॉब होगा और वो एक एंड से दूसरी तरफ ऑक्सीलेशन करेगा। क्लियर? आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी है ना? ओके, तो दिस इज आवर थ्रेड कह सकते हैं। इसको मैंने स्ट्रेच करके यहाँ ले आया, ठीक है? तो यहाँ से मिटा देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ लाके छोड़ूंगा तो ये एक बार यहाँ पे आते हुए यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पे मैं इसको पकड़ के छोड़ दूंगा तो ये बॉब इधर से मूव करते हुए यहाँ तक आएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा। अगर एयर रेजिस्टेंस को छोड़ दिया जाए, क्लियर? नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। सो इफ वी विल नेग्लेक्ट आवर एयर रेजिस्टेंस हेयर, सो हमें पता चलेगा कि जिस हाइट से, और ये हाइट कैसे देखनी है, तो जब ये एकदम अपने नॉर्मल पोजीशन पर था, जब इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, तब इसका जो लेवल था वो ये था। यहाँ पर जब बॉब था तब इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तब ये लेवल था इस बॉब का। और जब हमने इसे एक एंड पर पकड़ लिया तो ये हाइट हो गई, ठीक है? तो ये हाइट हो गई। और अब जब बॉब यहाँ आएगा एट लास्ट फाइनली, तो हमारी हाइट हो जाएगी ये। और आप नोटिस करेंगे कि जिस हाइट पर से हमने इसे छोड़ा था, ये उसी हाइट को दोबारा अटेन करती है। ओके, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट देयर, ओके, तब ये उसी हाइट को वापस अटेन करती है। आज कुछ ज़्यादा ही नॉइस नहीं हो रहा है? कोई इंसिडेंस है या फिर कोई साजिश है? अब तो पता लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस हाइट से छोड़ा तो इस हाइट पर गई। ये दोनों हाइट जो है, सपोज एल, सॉरी हाइट है तो एच कहते हैं, एच, ये दोनों हाइट्स इक्वल होंगी। अब आपको एक बाउल लेना है जो कि कुछ इस तरह से होगी, और इस बाउल पे आपको एक बॉल को यहाँ लाके छोड़ देना है। यहाँ पर नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन। क्लियर? तो ये इस तरह से होते हुए यहाँ तक आएगी। क्लियर? इस तरह से होते हुए यहाँ तक आएगी। और फिर वही सेम बातें कि अगर ये बॉल यहाँ तक भी एक्सटेंड करती, ठीक है, तो यहाँ पर जब बॉल आएगी तो वो इससे ऊपर नहीं उठ पाएगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि लेवल हाइट दोनों सेम रहेगा। इस हाइट से आपने फेंका था तो वो वापस इसी हाइट पे आके रुकेगी दूसरे साइड, ठीक है? इस हाइट से फेंका था तो वापस इसी हाइट पर आके रुकेगी। इसके आगे भी पाथ है, इसके आगे भी रास्ता है, मगर ये इसके पास उसके आगे जाने की एनर्जी नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसे मिली पोटेंशियल एनर्जी और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी भी एक फोर्स इस पे लग रही है। अब ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मतलब इन दोनों केसेस में फोर्स तो है, फोर्स तो है। अब सपोज इस बाउल को मैं ऐसे प्लेन बना दूं, सपोज ये हॉरिजॉन्टल है, ओके, हॉरिजॉन्टल है एकदम फ्लैट। तो यहाँ से जब मैं बॉल को रिलीज करूंगा तो बॉल जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आ जाएगी तब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये किसी हाइट पर नहीं है, ये एकदम लेवल पर है, तो नो फोर्स। और फिर से आप देख सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, फिर ऊपर जाते जाते डिक्रीज कर रही थी, तब तो बॉल रुक पाई। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन था, तो अब ये बीच का रास्ता है, न ये उतर रही है बॉल, न ये चढ़ रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं है। तो फिर से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब नो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन इट विल मूव
इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक सिंपल सा एक और लॉजिक देके मैं आपको दूसरे स्टेटमेंट की तरफ ले जाना चाहूँगा। जैसे आप सोचिए, एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो वो जब रेस्ट पर है तब उसको मूव कराना है, उसकी जब वो रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी है 0। अब आपको उसे मूव कराना है, तो मूव कराना है तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब है, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, पहले 0 थी, मूव कराई आपने तो एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर वेलोसिटी उसने अटेन की, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी में इंक्रीज आया। जब वेलोसिटी इंक्रीज की तो हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं, ये केस एक्सेलरेशन का है। और जब एक्सेलरेशन आ गया तो भैया फ्रिक्शन फोर्स तो आना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपने समझ लिया। अब हम क्लियरली और बहुत ही इफिशिएंटली न्यूटन के लॉज पर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अभी तक कुछ बातें सीखने को मिली, कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स डू। हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अभी तक आपने जितनी बातें सीखी हैं बस वही आपको डिस्कस करना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, सो व्हाट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कोई बॉडी या फिर मैं आपको उसके टर्म्स में बताता हूं, जैसे व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट देन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। और एक और बात आप कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, देन नो फोर्स is acting on it। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब तक, अब आप एक बात देख सकते हैं कि नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। और अगर बैलेंस्ड फोर्स की बात की जाए, बैलेंस्ड फोर्स में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स मीन्स वहां पर जितने भी फोर्सेस हैं सब आपस में बैलेंस हैं, सब अपना अपना इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। और एक बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि फोर्स का पता हमें उसके इफेक्ट से चलता है। अगर उसका इफेक्ट ना दिखे तो हम कहते हैं कि नो फोर्स इज एक्टिंग देयर बिकॉज इट इज नॉट शोइंग एनी इफेक्ट। क्यों? क्योंकि फोर्स का इफेक्ट है एक्सेलरेशन। तो जब आपको एक्सेलरेशन दिखे तब फोर्स वहां पे लगेगा, अगर नहीं दिखे तो नहीं लगेगा। तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है ना कि जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं सब सम अप होके, पॉजिटिव निगेटिव होके रिजल्टेंट फोर्स अपना कर लेते हैं 0, रिजल्टेंट कर लेते हैं फोर्स 0। और जब रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो ओवरऑल तो उस पर फोर्स 0 लग रहा है। तो फोर्स 0 का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स का इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि नो फोर्स। नो फोर्स का मतलब है कि बैलेंस्ड फोर्स भी नो फोर्स ही होता है, मतलब बैलेंस्ड फोर्स है मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है कहने के टर्म्स में, मगर सच्चाई तो ये है कि फोर्स वहां पे लग रहा होता है। तो यहां पर एकमात्र केस होगा अनबैलेंस्ड फोर्स का, अनबैलेंस्ड फोर्स का। क्लियर? तो अनबैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, और जब रिजल्टेंट 0 नहीं होगा तब उसमें एक्सेलरेशन होगा, यानी वो रेस्ट से मूव भी कर सकता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दायरे को भी तोड़ के एक्सेलरेशन कर सकता है। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू।
ओके, ये हो गया। अब कुछ बातें टर्म्स की हैं, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। ओके, तो और एक बात, यहां पर जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, या फिर अगर आपसे कोई पूछे उस मोशन का नेचर कैसा है, तो आप कहेंगे, रुकिए मैं यहां पर लिख देता हूं, इट्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। कैसे? क्योंकि उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। ओके, तो ये सभी टर्म्स आपने जान लिया। अब आपको एक न्यू वर्ड मिला यहां से, दैट इज इनर्शिया। तो अब हम इनर्शिया पर डिस्कस करेंगे। वैसे इनर्शिया कुछ नहीं है, वो जो आपने अभी तक डिस्कस किया है उसी को एक न्यू टर्म, न्यू नेम दिया गया है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया का कुछ कुछ रिलेशन मास के साथ भी होता है, जो आपको अभी मैं बताऊंगा, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्लियर? ओके, लेट्स गो। Okay, so what is inertia? What is inertia? So if you see here, inertia is the inability of a body to change its state of motion or rest is called inertia. सो ये तो एक बुकिश डेफिनेशन हो गया, जो आप सभी को पता है, आपके बुक में भी होगा, तो व्हाई आर यू वॉचिंग मी हियर? ओके, सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। व्हाट इज इनर्शिया? तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इनर्शिया क्या होता है। सपोज कि आप एक बस में खड़े हैं, क्लियर, तभी अचानक से बस, सीट नहीं है, बस में तो सीट अक्सर नहीं होती है लोकल प्लेसेस पर, मतलब बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग को ट्रैवल करना रहता है, तो आपको खड़ा रहना पड़ा। अब बस मूव करने लगी, ये है बस की सरफेस, और यहाँ पर आप खड़े हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। ओके, ये आपने रिंग भी पकड़ रखा है, दिस इज बस। क्लियर? बस आगे बढ़ रही है, बस रेस्ट में है। अब जैसे ही वो मोशन में आएगी, बस तो चलेगी भाई, तब तो ट्रैवल करेंगे आप लोग। तो बस जैसे ही आगे बढ़ेगी तो ये फ्लोर भी आगे बढ़ेगा, बस का ही फ्लोर है, बस के साथ आगे बढ़ेगा। अब होगा ये कि आपके फीट वाला हिस्सा, आपका लेग, तो बस के साथ अटैच है, कांटेक्ट में है। अब यहां पर वर्क कर रहा है फ्रिक्शन, आपके फीट और बस के फ्लोर में एक सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, जिससे आपका फीट और बस का फ्लोर कांटेक्ट में है, तो वहां पे है फ्रिक्शन। अब जैसे ही बस मूव करेगा, वैसे ही आपका लेग भी बस के साथ मूव करेगा, और आपका अपर बॉडी जो है वो तो पीछे ही है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन नहीं है। आप लेटे तो हुए नहीं है बस में, आप तो स्टैंडिंग पोजीशन में हैं। तो अब क्या होगा कि आपका अपर बॉडी पार्ट ओरिजिनल पोजीशन में रह जाएगा और लेग आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो आप पीछे की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो ये एक इनर्शिया का बहुत ही कमाल का फिनोमिना है, इनर्शिया। ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इनर्शिया? अब इसके एक बार डिफिनीशन पर नजर डालते हैं। जैसे इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, तो आपने बस के साथ खुद से ही अपने स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट,
मतलब आप रेस्ट में थे, तो आपने उसको चेंज नहीं कर पाए। और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर पाती है जब तक उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स बाहर से न लगे। तो बस ने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जो कि अनबैलेंस्ड था, तब तो मूवमेंट हुआ। तो आपका अपर बॉडी पार्ट इनर्शिया दिखाया और लोअर भी, क्योंकि उस पर फोर्स लगा था। क्लियर? बिना फोर्स लगे कोई भी बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट चेंज नहीं कर सकता, ये एक लॉ है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यही है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और गैलीलियो ने यही बात बताई थी, इसीलिए उनके लॉ को कहा जाता है गैलीलियोस लॉ ऑफ। तो अब हमें डिस्कस करना है इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आप एक फुटबॉल लीजिए और एक टेनिस बॉल लीजिए। क्लियर? आपको पता है कि फुटबॉल साइज में भी बड़ा होता है और उसका मास भी टेनिस बॉल से बड़ा होता है। ओके, सो इसका मास है m, इसका मास है m, वेयर m इज ग्रेटर देन m। क्लियर? मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मैंने लिखा है कि फुटबॉल का मास टेनिस बॉल के मास से ज्यादा होता है। अब मैं सेम फोर्स से, यानी सपोज 5 न्यूटन से इस फुटबॉल को इस डायरेक्शन में पुश करता हूं और सेम फोर्स से टेनिस बॉल को भी मैंने इस डायरेक्शन में पुश किया। अब आपको पता है कि टेनिस बॉल तो बहुत दूर तक जाएगा, सपोज यहां तक पहुंच गया, मगर फुटबॉल यहीं तक पहुंचा। तो ये क्या हो रहा है यहां पर? आप कह सकते हैं जी बिल्कुल लॉजिकल है कि इसका मास ज्यादा था, इस कारण से ये इतने फोर्स पर यहां तक नहीं पहुंच पाया, और इसका मास कम था, ये हल्का था, तो ये उतनी दूर तक इजीली पहुंच गया। तो अब इनर्शिया में क्या हम डिस्कस करते हैं कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता है, उसका मन नहीं है चेंज करने का जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया, लेकिन वो अपने आप को रोकना चाहेगा। जैसे आप कोई काम नहीं करना चाहते हो तो कोई आपको फोर्स भी करे, फिर भी आप नहीं ही करोगे, कोशिश तो करोगे रेजिस्ट करने का। तो इसने कम रेजिस्ट किया, इसने कहा चलो भाई ठीक है, तुम फोर्स लगा रहे हो तो मैं मूव कर जाता हूं, टेनिस बॉल ने। लेकिन फुटबॉल ने कहा नहीं, मैं मूव नहीं करना चाहता हूं। तो इसने बहुत रेजिस्ट किया अपने आप को कि मैं नहीं मूव करना चाहता हूं, मैं नहीं मूव करना चाहता हूं। तो वो यहीं तक मूव कर पाया और इसने बोला ठीक है चलो मैं मूव कर जाता हूं, तुम इतना कह ही रहे हो तो ये यहां तक मूव कर गया। तो आप कह सकते हैं कि इनर्शिया किसमें ज्यादा है? इनर्शिया मतलब किसका मन, मतलब चेंज करने का किसमें कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है? तो चेंज किसने किया, मतलब चेंज करने का कैपेबिलिटी कम होना चाहिए, तब इनर्शिया होता है। तो क्लियर है, चेंज होने का जो रेस्ट या फिर मोशन का जो स्टेट है उसको आप अगर चेंज करते हैं तो वो इनर्शिया नहीं है, चेंज ना कर पाना इनर्शिया है। तो फुटबॉल उसको चेंज नहीं कर पाया, तब तो वो इतना कम मूव किया। तो हम कहते हैं फुटबॉल के पास इनर्शिया टेनिस बॉल से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि टेनिस बॉल ने अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया, जो कि इनर्शिया के खिलाफ है। तो टेनिस बॉल के पास कम इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ फुटबॉल इज लेस देन टेनिस बॉल। और आपने देखा कि टेनिस बॉल और फुटबॉल में यहां पर जो कंडीशन दी गई थी उसमें तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये कि फुटबॉल का मास ज्यादा है। तो आपको ये पता चला कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, है ना? जैसे मास अगर ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब वो ऐसे नहीं मानेगा। उसको आपको कोई भी काम करवाना है, कोई भी मूवमेंट करानी है तो आपको बहुत दम लगाना होगा, ज्यादा फोर्स देना होगा। ओके, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, ये आप समझ गए। अब कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स और बहुत ही सिग्निफिकेंट भी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनर्शिया दो टाइप की होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमने जो बस वाला एग्जांपल पढ़ा था वो है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि उसमें मोशन करना था और मोशन को रेजिस्ट करना था। और यहां पर नहीं, सॉरी,
मोशन कर रहे थे और मोशन को रेजिस्ट करना था। अब यहां पर ये रेस्ट में है और रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। ओके, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को टच ना करें, मतलब उसको थोड़ी भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। आप जहां उसको प्लेस करेंगे वो वहीं रहेगा। सही बात है। जैसे मैं ये ढक्कन यहां पर अगर रख के चला जाऊं यहाँ बोर्ड के ऊपर, तो कोई अगर इसे टच ना करे, एक्सटर्नल फोर्स ना मिले, हवा का झोंका ना आए, विंड इस पे फोर्स ना लगाए, तो ये यही रहेगा अगली बार जब तक मैं यहां नहीं आता। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और जो हमने एग्जांपल्स पढ़े वो इनर्शिया ऑफ मोशन। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कार में जब हम एक शार्प टर्न लेते हैं, स्टॉप और मूव का तो बस वाला एग्जांपल आपने देख लिया। जब हम स्टॉप होते हैं तो हमारा फीट स्टॉप हो जाता है फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि वो कांटेक्ट में है। लेकिन हमारा अपर बॉडी स्टॉप नहीं हो सकता, वो मूव में रहता है। तो हम आगे की तरफ टेंड टू फॉल फॉरवर्ड्स। ओके, तो ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात है। अब एक बहुत ही अच्छी सी है एक एक्सपेरिमेंट, आप चाहें तो घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। एक ग्लास लेना है, इसके ऊपर एक कार्ड रखना है। एक कार्ड मैंने रख दिया है ग्लास के ऊपर, कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखना है, और आपको इस कार्ड को ऐसे मारना है, जैसे ये है, ये इस तरह से इसको मारना है। तो कार्ड को जब आप इस डायरेक्शन में ऐसे भगाएंगे तो कार्ड इधर आ जाएगा, और कॉइन नीचे गिर जाएगा। Am I correct? ओके, सो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कॉइन मूव नहीं करना चाहता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कॉइन मूव नहीं करना चाहता है। और आपको पता है कि यहां पर गिवन कार्ड बहुत स्मूथ है, यानी फ्रिक्शन को हमें ऑलवेज निग्लेक्ट करना है। ओके, जितना भी आप चीजें पढ़ेंगे वो एक आइडियल सिचुएशन के लिए होंगी, ना कि रियल सिचुएशंस के लिए। एक ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और ऑकवर्ड वियर्ड भी है। ओके, सो फ्रिक्शन नहीं होने के कारण जब आपने कार्ड को पुश किया, कार्ड तो चला गया, मगर इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ये मूव नहीं करना चाहता। तो ये कार्ड के जाने के बाद इस पर ग्रेविटी लगेगी, नीचे पहले भी लग रही थी। हाँ, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉन्सेप्ट, कार्ड के ऊपर था कॉइन, कॉइन को नीचे ग्रेविटी तब भी लग रही थी, मगर क्या हो रहा था, जितनी ग्रेविटी नीचे उसको खींच रही थी उतनी ही फोर्स ये कार्ड कॉइन को ऊपर रखने के लिए, अपने ऊपर रखने के लिए फोर्स लगा रही थी। तो ये फोर्स ग्रेविटी को इक्वेट किया हुआ था। जैसे ही कार्ड गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एकमात्र फोर्स यहाँ पर ग्रेविटी बच गई, तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, तो इसको नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल्स आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेकंड लॉ क्या कहता है। अब सेकंड लॉ आपके न्यूमेरिकल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों? क्योंकि हम यहां पर फोर्स के फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। सो लेट्स सी हियर। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज न्यूटन रियलिटी में। व्हाट इज न्यूटन मीन्स जो ऐसा यूनिट होता है ना फोर्स का, न्यूटन, वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और दूसरा ऑब्जेक्ट है एकदम सेम, दोनों का मास इज सेम। अब फोर्स भी मैंने लगाया सेम, तो आपको पता है दोनों का मास सेम है। तो अगर मैं दोनों, मतलब सेम भारी है, 2 किलो का है, 2 किलो का है, सेम है दोनों एकदम एग्जैक्ट, तो अगर मैं सेम फोर्स से इसे धक्का दूं तो ये भी इस पॉइंट तक आएगा और ये भी इसी पॉइंट तक आएगा। क्यों? क्योंकि मास सेम है। हल्का होता तो ना बहुत दूर चला जाता, भारी होता ज्यादा तो जल्दी रुक जाता, मगर दोनों तो सेम है, दोनों सेम एक्सटेंट तक जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब मास अनइक्वल, मास इज डिफरेंट। क्लियर?
मास को हमने डिफरेंट रखा, यानी ये है 2 किलो का और ये है 5 किलो का, नीचे वाला ज्यादा भारी है। और अगर आपने सेम फोर्स लगाया तो हल्का तो ये है 2 किलो वाला, तो ये तो बहुत दूर चला गया, मगर 5 किलो वाला जो है वो भारी है, तो वो यहीं रह गया, पीछे ही रह गया, और पीछे भी रह सकता है, यहीं पे रह गया। तो इसमें आपको पता चला कि इसने हायर वेलोसिटी गेन की। फ्रिक्शन अगर आप लेते भी हैं तो दोनों के लिए फ्रिक्शन सेम होगा, और इस 2 kg वाले ने उसी फोर्स के साथ हायर वेलोसिटी गेन कर ली, ज्यादा वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इसमें ज्यादा हुआ। एक्सेलरेशन 2 किलो वाले में ज्यादा हुआ, इज मोर, यहां तक पहुंच गई, और इसमें हुआ लेस, एक्सेलरेशन इज लेस। ओके, 5 किलो। तो आपको यहां पर पता चल रहा है। अब क्लियर ये है कि मास, अब एक बात करते हैं, चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं, और अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे मैंने इसे F1 फोर्स से धक्का दिया, इस 2 वाले को, 2 वाला पहुंच गया इस एक्सटेंट तक, तो इसको कुछ वेलोसिटी मिली होगी। अब मैं इसको कितने फोर्स से धक्का दूं, भारी वाले को तो ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि ये भी इसी लाइन तक पहुंच जाए, यानी इसको ज्यादा एक्सेलरेशन देना, मतलब इसको हमें ज्यादा फोर्स देना होगा। Here F2 is greater than F1। इस भारी वाले को यहां तक पहुंचाने के लिए हमने जितना फोर्स 2 को दिया था वहां तक पहुंचाने के लिए उससे ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर फोर्स हमें ज्यादा देना पड़ा, और मास क्या है, पहले वाले का कम था, बाद वाले का ज्यादा है। तो जिसका मास कम था उसको सेम एक्सेलरेशन करवाने के लिए, एक मिनट, ओके, क्लियर। मास जब डिफरेंट हो, एक हल्का हो एक भारी हो, तो दोनों को सेम एक्सेलरेशन करवाने के लिए, दोनों को सेम पॉइंट तक पहुंचाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हमें दोनों फोर्स डिफरेंट लगाने होंगे। और आपको पता है कि 5 kg वाले पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके, और 2 kg वाले को आप कम फोर्स दोगे फिर भी वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ज्यादा मास तो ज्यादा फोर्स, कम मास तो कम फोर्स, ज्यादा मास तो ज्यादा फोर्स। इसका मतलब है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कब? जब एक्सेलरेशन आपको सेम करवाना हो। यहां तक क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सेम एक्सेलरेशन किए थे, मास को डिफरेंट रखे थे, अब मास को सेम रखेंगे। सेम मास को, एक मिनट, मास को अगर हम सेम रखेंगे तो डिफरेंट एक्सेलरेशन करवाने के लिए, ओके, अब मास सेम है दोनों का। सपोज ये भी 2 किलो का है और ये भी 2 किलो का है, पर हमें एक्सेलरेशन चाहिए डिफरेंट। ओके, यहां पर आप क्लियर ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये 2 किलो का है, ये भी 2 किलो का है, दोनों सेम भारी है। अब मैंने इसको F1 से पुश किया और इसको F2 से पुश किया, दोनों फोर्स अलग अलग। क्यों किया? क्योंकि मेरा मोटिव इस बार अलग है। मेरा मोटिव है कि इसको एक्सेलरेशन डिफरेंट देना है। जैसे ये F1 से यहां तक पहुंचा, तो मैं इस 2 किलो वाले को और ज्यादा दूर पहुंचाना चाहता हूं। क्लियर? मैं इस वाले को यहां तक पहुंचाना चाहता हूं और ज्यादा दूर, तो ज्यादा दूर पहुंचाना है, मास सेम है, तो इसको कम दूर पहुंचाया, यानी इस पे कम फोर्स लगाया, कम एक्सेलरेशन हुआ, कम फोर्स लगाया। और जब ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए तो हमने ज्यादा फोर्स लगाया, मास इज द सेम एवरीवेयर, तो ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा फोर्स। तो एक और बात हमें मिली कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन।
अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जिससे आप किसी भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। जैसे एक मतलब कुछ प्रोपोर्शनल रिलेशंस आपको निकालने पड़ेंगे, जैसे हमने अभी निकाला वो आप कर लेंगे। अब बस इक्वेशन में लाने के लिए एम ए तो मैंने कर दिया, और अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे इसीलिए मैंने मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया। और अगर हमारा ऑब्जर्वेशन कहता कि इस तरह का कुछ, तो हम करते ये, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बाकी फॉर्मूले के लिए बता रहा हूं कि कैसे करना है। क्लियर? ये ऐसा ही है। और इक्वेट करने से पहले आपको एक कांस्टेंट टर्म लगाना पड़ता है, तो हम नॉर्मली के लगाते हैं। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। अब न्यूटन बताता हूं मैं कि रियली में 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन का मतलब है जब हम 1 केजी के, यहां पर मास और एक्सेलरेशन चाहिए। क्लियर? तो 1 केजी के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमें देना हो तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा 1 न्यूटन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, और ये बहुत ही एप्रोप्रिएट है। अब आप देख सकते हैं यहां पर फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स भी 1 है 1 न्यूटन, मास भी 1 है और एक्सेलरेशन भी 1 है। ठीक है, और k का वैल्यू हमें नहीं पता, तो k का वैल्यू क्या होगा? k का वैल्यू 1/1, इधर का 1 इधर चला जाएगा डिवाइड में, विच इज इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू हो गया 1, तो हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू ma। नहीं समझ में आया? मैं फिर से बताता हूं। देखिए, यहां पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो अब हमें इक्वेशन में लाया तो एक कांस्टेंट लाना पड़ा, फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। यहां तक क्लियर? अब मैंने बताया कि 1 न्यूटन को हम क्या कहते हैं। तो 1 न्यूटन इज ऑब्वियसली इक्वल टू, जब हम 1 किलो के मास को 1 मीटर पर स्क्वायर, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना चाहते हैं। दोनों की मैग्नीट्यूड देख सकते हैं 1 है। 1 किलो के मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना चाहते हैं, तो हमें फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो है 1 न्यूटन। यहां तक क्लियर? तो अब आप देख सकते हैं फोर्स हमने कितना लगाया, मैंने ये किया है के एम ए। ठीक है, फोर्स हमने कितना लगाया 1, के का वैल्यू पता नहीं, मास है 1, एक्सेलरेशन है 1, 1 into 1 is 1। तो आ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, ये तो 1 ही है, तो k into 1 इज ऑब्वियसली k, तो k का वैल्यू आ गया 1। तो इसको मल्टीप्लाई करें एम से या फिर ना करें, इससे मतलब अभी नहीं है। तो सिंपली हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आएगा F इज इक्वल टू ma। और आई थिंक इट्स क्लियर। और सेकेंड लॉ भी यही कहता है। सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो इन वर्ड्स अगर हम बताना चाहें इन बुकिश लैंग्वेज, तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि द मैग्नीट्यूड होता है। ओके, आप भी मैग्नीट्यूड कहिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mass of an object and acceleration produced। क्लियर? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो ये है हमारा सेकेंड लॉ, नथिंग एल्स। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ डिस्कस किया, वो क्लास 11th में भी आपको डिस्कस करना है और न्यूमेरिकल्स के टर्म्स में भी आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था।
तो आई होप आपने सब समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपकी कोई हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस लेक्चर 3 में। ओके।